तो थोड़ा सा हम बताएं यहाँ पे कि काश कि भारत हमारा ऐसा होता जहां पर जातियां या जातियों की श्रेणी नहीं। उसी तरह हम सोचते हैं कि काश कि हमारा भारत ऐसा होता जहां हर नागरिक को मेहनत करने का पूरा अवसर मिलता है। काश कि भारत हमारा ऐसा होता जहां आदमी को अपने सम्मान की लड़ाई में अपना मूल्यवान समय और अपनी ऊर्जा न लगानी पड़ती, तो वह शायद देश के और चहुमुखी विकास के लिए वो काम कर पाते। तो बाल श्रम भी इन्हीं सब मुद्दों से आता है। जैसे यदि हम बाल श्रम की बात करते हैं तो जिन घरों के जिन परिवार के बच्चे उसमें काम करते हैं उनका ये कहना है कि मसलन वे कहते हैं कि यदि अभागे बच्चे बाल मजदूरी नहीं करेंगे तो कहां से खाएंगे। पढ़ना तो इनके लिए पेट भरने की बाद की स्थिति है और इसके बाद का प्रश्न, तब जाकर वो सोचते हैं। निसंदेह इस प्रश्नों के लिए सरकारी मशीनरी कटघरे में खड़ी होती है, परंतु साथ ही हमारी जिम्मेदारी सरकारी मशीनरियों पर डालकर अपना पल्ला झाड़ देना हम सभी भारतीयों के लिए बहुत श्रेष्ठ हल नहीं है। हम थोड़ा विचार करें, थोड़ा सा इसमें एक्चुअली जो हमने महसूस किया कि बाल श्रम क्या है। मैं संक्षेप में केवल बताना चाह रहा हूं कि बाल श्रम जहां पर शब्द का इस्तेमाल हुआ है उसका अर्थ है पूर्णकाल से, मतलब व्यवसायिक कार्य में संलिप्त स्वयं के लिए अथवा परिवार की आय में वृद्धि के लिए जो बच्चा आय अर्जित करता है उसे बाल श्रम कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के कन्वेंशन 138 में प्रतिपादित किया गया है कि जिन बच्चों द्वारा स्कूल की शिक्षा के बाद सीखने और कमाने के उद्देश्य से 3-4 घंटे का पार्ट टाइम के लिए काम किया जाता है उसे बाल श्रम के दायरे में नहीं रखा जाता है। ये चीजें हैं, कहां पे हम रोक सकते हैं, कहां पे जो बाल श्रम का इस्तेमाल करते हैं, कहां, हालांकि हम बहुत विस्तृत जानकारी हम चाहे डॉक्टर लेनी से, हमारे पास बहुत ही थोड़ा जानकारी है, मैं केवल थोड़ा शेयर कर रहा हूं। बाल श्रम का जो घृणित रूप है वह यौन शोषण में है, अश्लील फिल्मों का निर्माण में है। कुछ बच्चे इनके माँ बाप द्वारा सेठों को पैसे के लिए बेच देते हैं। प्रायः देखा जाता है कि सड़कों फुटपाथों पर जीने वाले या मनोरंजन करने वाले, कूड़ा गिरने वाले, बाल यौन शोषण या मुर्दों में लिप्त भिखारी बच्चे आदि प्रायः ऐसे बच्चे होते हैं जिनका कोई प्राकृतिक माँ बाप नहीं होते, जो गैंगस्टर और गिरोह के शिकार होते हैं। ये बच्चे प्रायः अवैध संबंधों के परिणाम होते हैं जो गरीब और खाना बदोश भी होते हैं। संविधान की धारा 24 कहती है कि बाल श्रम अपराध है। यहाँ बाल श्रम का अपराध से तात्पर्य है कि 14 वर्ष से कम बच्चों द्वारा स्वयं के पेट भरने के लिए काम करना या अपने परिवार की आमदनी में सहयोग करने के लिए काम करना बाल श्रम कहलाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर, ये संक्षेप में कुछ बाल श्रम के बारे में बातें। तो बाल श्रम एक बड़ा ही जटिल विषय है और हमें लगता है कि जब हम सभी यहाँ पर बैठे हुए हैं, जाहिर सी बात है कि बहुत प्रबुद्ध और सोच विचार में इंटेलेक्चुअल श्रेणी में आते हैं, जो अपना बाकी का समय निकाल करके यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर विचार विमर्श के लिए बैठे हैं। हम इतना कुछ कर सकते हैं यदि, तो हम एक अच्छे समाज के निर्माण का दायित्व भी निभा सकते हैं, जो हम निभा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हम जहां जहां कहीं भी वहां अपील करें कि बाल श्रम को कैसे रोका जाए। हम अब डॉक्टर लेनिन रघुवंशी के संदर्भ में कुछ बातें कहना चाहेंगे। पत्नी श्रुति नागवंशी के साथ इनका विवाह 22 फरवरी 1992 को हुआ। इनका एक पुत्र है कबीर कारुणिक, वो आए हैं क्या? कबीर आई सब बैठ जाइए। तो कबीर कारुणिक ये पुत्र है लेनिन रघुवंशी आयुर्वेद में मॉडर्न मेडिसिन एवं सर्जरी में बैचलर की डिग्री हरिद्वार के गुरुकुल कांगड़ी में से 1994 में प्राप्त की। और हालांकि जो ऊर्जा जिनमें होती है वो कोई किसी समय का मोहताज नहीं होती कि हम 24 साल 25 साल या 28 साल के हो जाए तब हम सामाजिक कार्यों में लगे रहे। हालांकि मुझे जानकारी नहीं है क्योंकि मैं लेनिन साहब से लगभग 6 महीने पहले मिला था चाय की दुकान में, हम दोनों चाय भी पिए थे साथ में, लेकिन मैं बहुत नजदीक से नहीं जान रहा हूँ। मैं बहुत जानता तो शायद मैं इनकी उन दुर्लभ क्षणों को भी आपके सामने रखता कि व्यक्ति कैसे बड़ा बनता है, लेकिन चूंकि अब हमारे सामने वो चीजें नहीं है इसलिए
उनके जो अभी मित्र हैं अशोकानंद जी, वो उसके साथ प्रकाश डालेंगे। क्योंकि सामाजिक जो डिग्रियां हैं, चाहे ये जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन जो प्राप्त किया उन्होंने, उसके साथ साथ लगभग सामाजिक कार्यों में इनकी एक शुरू से दिलचस्पी रही है। पहली बार सन 1993 में इन्हें उस वक्त इनकी उम्र 23 साल की मात्र रही होगी। उस वक्त यूनाइटेड नेशंस यूथ ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट बनाए गए थे उत्तर प्रदेश चैप्टर की ओर से। हालांकि उत्तर प्रदेश चैप्टर क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन ये पहली बार 23 साल की उम्र में इन्हें अध्यक्ष मनोनीत किया गया यूनाइटेड नेशंस यूथ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। 1993 में ही एक बहुत बड़ा संगठन है और नामी और ख्याति प्राप्त संगठन है बचपन बचाओ आंदोलन। उसके संस्थापक में से एक रहे हैं ये कैलाश सत्यार्थी के साथ मिलकर के इन्होंने बचपन बचाओ आंदोलन की नींव डालने में एक सार्थक भूमिका निभाई है। 1996 में मानवाधिकार निगरानी समिति के, जिसके की ये सक्रिय संस्थापक स्वयं हैं, पीपुल्स विजिलेंस कमिटी ऑन ह्यूमन राइट्स PVCHR की नींव डाली। इस कार्य में इनके साथ इनकी पत्नी रही डॉक्टर महेंद्र प्रताप, जो इतिहासकार हैं वो रहे, संगीतज्ञ श्री विकास महाराज रहे, एवं बनारस के ही बड़े प्रख्यात राष्ट्रीय कवि हैं ज्ञानेंद्रपति शामिल रहे, जिन्होंने बाल श्रम मुक्त गांव चाइल्ड लेबर फ्री विलेज की स्थापना को लेकर के कार्य करते रहे। 1996 में ही बंधुआ बाल मजदूर और उनके पुनर्वास पर डॉक्टर लेनिन रघुवंशी के प्रदर्शन किया, जिस प्रदर्शन को लेकर के जो CRPF के जो पैरामिलिट्री फोर्सेस थी उनके साथ कुछ झड़प वगैरह हुई, इन्हें चोट लगी, जिसे एमनेस्टी इंटरनेशनल और MHRC द्वारा काफी गंभीरता से लिया गया। इसके अलावा 1997 में डॉक्टर लेनिन की बाल मजदूर पर लिखी आर्टिकल दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण, यदि न कहें तो सबसे नोटिस की जाने वाली पत्रिका टाइम में छपी थी। 1998 में बाल मजदूरी पर हुए ग्लोबल मार्च में डॉक्टर लेनिन ने भी कोर मार्चर के रूप में अपने आप को काफी सक्रिय दिखाया। 1998 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाल मजदूरी के खिलाफ मुहिम चलाने के कारण कई राष्ट्रीय और बड़ी कंपनियों ने बाल मजदूरी रोकी, जैसे FIFA जो फुटबॉल का जो ऑर्गेनाइजेशन है, ICC जो क्रिकेट का बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ स्पोर्टिंग गुड्स इंडस्ट्री रिवा जैसे बड़ी संस्थाओं ने अपने उत्पादों में प्रयोग किए जाने वाले बाल मजदूरों को बंद किया, बाल श्रम पर रोक लगाई। 2004 में इसके बीच में हालांकि बहुत सारी घटनाएं उन्होंने लिखी हैं, इनके जो योगदान रहे हैं उसका काफी लंबा लिस्ट है एक्चुअली। फिर पूरा 2004 में बॉन्डेड लेबर एबोलिशन एक्ट 1976 के आधार पर बाल मजदूरों के लिए डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस कमेटी में आपका नाम उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने सदस्य के रूप में मनोनीत किया। इसके अलावा 2004 में ही एक पीपल फ्रेंडली विलेज की स्थापना की, जिसमें वंचितों को एक आवाज मिली। 2004 में ही ऑर्गेनाइज्ड बनारस कन्वेंशन का यहाँ पे इन्होंने सफल आयोजन किया, जिसमें जो श्रवण संस्कृति है मजदूरों की उसको लेकर के काफी बड़े स्तर पे विचार विमर्श किया गया। 2004 में ही बुनकर काश्तकार अधिकार मंच, बुनकर दस्तकार अधिकार मंच, यह एक फोरम का नाम है जिसको इन्होंने स्थापित किया, जिसमें बुनकरों, छोटे काश्तकारों, आर्टिजन्स के अधिकारों का साझा मंच रहा और इनकी आवाज को मीडिया से लेकर के ऊपर तक पहुंचाने में मदद मिली। 2004 में ही मुसहर नट अधिकार मंच, क्योंकि इनके भीतर जो बहुत बड़ी चेतना है वो ये है कि प्रायः आप महसूस करेंगे, क्योंकि जब मैं इनके बारे में पढ़ रहा था तो मैंने महसूस किया कि बाल श्रम कोई भी हो सकता है, किसी भी जगह से आ सकता है जहां उसके आय के स्रोत ना हो, लेकिन प्रायः यह देखा गया है कि उस बाल श्रम में ऊपर क्लास के लोग नहीं मिलते हैं, मतलब डेसिमल में भी शायद नहीं मिलते हैं। यह या तो फिर वो दलित का सबसे निचला हिस्सा हो या पिछड़े वर्गों का हिस्सा हो। तो यह एक बहुत बड़ा सच है। हालांकि आप सभी को शायद यह जानकारी होगी या नहीं हो सकती है, डॉक्टर रघुवंशी दलित नहीं है और न ही ये पिछड़े वर्ग से आते हैं,
ये समाज के जो सामाजिक जो ढांचा बनाया गया है जातियों का, उसमें एक बड़े जातियों से बिलोंग करते हैं। इसके बावजूद भी इनके भीतर जो है, जैसे गौतम बुद्ध को आप ले लें या बहुत सारे ऐसे मनीषी हुए हैं जिनको आप ले लें, इनके देखने की जो क्षमता है वो अलग होती है। इन्होंने महसूस किया कि समाज के भीतर जो ये बाल श्रम है वह किसी जातियों की मोहताज नहीं है। इसके अलावा जैसे मुसहर और नट, प्राय आप देखिए होंगे गाँव में, बहुत सारे हम गाँव में रहने वाले, मुसहर और नट समाज का सबसे निचला हिस्सा है, जिसके घर भी गांव के उस छोर पे होता है जहां प्राय लोग मतलब वहां जनसंख्या नहीं दिखती, उस किनारे में रहते हैं। उसका इन्होंने एक मुसहर नट अधिकार मंच बनाया, जिसमें मुसहरों और नटों को, जिसे जो कहते हैं ना वंचितों में सर्वाधिक अस्पृश्य जो तबका है, उनके लिए एक मंच उन्होंने खड़ा किया। जिसके अलावा यहाँ आपके बहुत नजदीक बेलवा में है, इन्होंने 2007 में एक दलितों के लिए स्कूल की स्थापना की। 2007 में ही ग्वांचू ह्यूमन राइट्स अवार्ड्स से इन्हें सम्मानित किया गया। इनके अलावा मणिपुर की सर्बिला हिरोन को भी सम्मानित किया गया। ये सम्मान साउथ कोरिया से संबंधित है। 2008 में इन्हें यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के कम्युनल हार्मनी एसोसिएशन के लिए डायरेक्टर के रूप में चुना गया। इसके अलावा हालांकि इसमें बहुत सारे छोड़ दे रहा हूं, जबकि इनकी काफी एक लंबी है, वो कभी प्रोजेक्ट के रूप में प्रकाशित किए जाएंगे, आप सभी को सुलभ किए जाएंगे। इसके अलावा सन 2010 के आरंभ में इंडिया टुडे जो का हिंदी एडिशन में डॉक्टर लेनिन को भारत के सर्वाधिक 5 महत्वपूर्ण ऐसे लोगों में नामांकित किया गया है जो अपने कार्य से अपनी प्रसिद्धि बनाए। 2010 में उस्मानिया विश्वविद्यालय, उस्मानिया मद्रास मदरसा उस्मानिया का पुरस्कार इन्हें मिला है, जो शिक्षा के कल्याणकारी उपायों को लेकर के इन्होंने कार्य किए। और अभी जिसके निमित्त हम ये कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं वो सिटी काउंसिल ऑफ वाइमर इन जर्मनी में इन्हें बाल श्रम और बंधुआ बाल श्रम के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए इन्हें पुरस्कार मिला है। हम अपने समाज की तरफ से, पीपुल्स फॉर टूरिज्म ट्रस्ट की तरफ से और आप सभी भाइयों की तरफ से इनके आने वाले दिनों के लिए, आने वाले भविष्य के लिए, इनके जो बेहतर कार्य कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत हम साधुवाद देना चाहेंगे। धन्यवाद। कुछ और भी पुष्प देकर अपनी अवैध देना चाहते हैं आने अतिथि तो उन्हें बुलाना। कि अब करुणा की पूरी आवाज से हिलाती नहीं। एक शेर मुझे सुनाया था तनवीर ने, मुझे फिर दोबारा मैं सुना दूं। तनवीर ने एक शेर सुनाया था कभी पहले, मुझे याद है अभी तक, कि अर्थियां अभी लिए लोग गुजर जाते हैं, अर्थियां अभी लिए लोग गुजर जाते हैं, एक गौतम के बदल जाने से क्या होता है। वही बात है कि बुद्ध का जीवन, सिद्धार्थ का जीवन बदल जाता है कि एक शव चला जा रहा है, उसे देख करके कोई बीमार है, कोई रहा है, लेकिन अन्य लोगों को पीड़ा क्यों नहीं होती। लेकिन ये भी गलत तासीर है कि कुछ लोग बड़ी सुविधा में होते हुए भी वो बर्दाश्त नहीं कर पाते और निकल पड़ते हैं। अभी बन करके डॉक्टर लेनिन को यह आग विरासत में मिली है, उनके घर में ही आग है कि वो पीड़ा वो परिवार बर्दाश्त नहीं करता। इसलिए बड़ा है हमारा उस परिवार के प्रति जिस परिवार ने वो परिवेश दिया जहाँ लेनिन हमारे तमाम सारे लोग आएंगे जिनको हम बुलाऊंगा, अपनी अभिव्यक्तियाँ देंगे। लेकिन कुछ लोग हैं जो अभिव्यक्ति नहीं दे रहा, कम शायद मौका न मिले, लेकिन वो सम्मान दिए बिना उनको कष्ट होगा। मैं ऐसे ही हमारे भाई यहाँ पर है आशिफ जावेद खान पुष्पों के माध्यम से आएंगे। इसी निरोध है कि वो हमारी इनकी जीवन संगिनी एकदम कमदार कंधा में आकर लाने वाली श्रुति जी को पुष्प